जय हिंद दोस्तों, स्वागत है अपने इस YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम कक्षा 12 के विद्यार्थियों के लिए हिस्ट्री का पेपर लेकर आए हैं जो 2024 बोर्ड एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट रहेगा। बच्चों, 2024 बोर्ड एग्ज़ाम में कैसे पूछा जाएगा क्वेश्चन, आइए देखते हैं इस वीडियो के माध्यम से। देखो, ऐसे आपको मिलेगा पेपर। 2024 पेपर कैसे मिलेगा, ऐसे मिलेगा दोस्तों। थोड़ा और चौड़ा हो जाएगा। देखो, अनुक्रम यहाँ लिखा है, उसके बाद यहाँ नाम लिखना है, उसके बाद देखो ये संकेतांक दिया गया है। ऐसे संकेतांक दिए गए, ऐसे संकेतांक आपको देखने को मिलेंगे दोस्तों। देखो, 2024 के लिए रहेगा, ये हिस्ट्री के पेपर रहेगा और एनसीईआरटी यानी सभी बोर्ड के स्टूडेंट्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा। देखो बच्चों, समय जो है आपको मिलेगा 3 घंटे 15 मिनट का। समय कितना मिलेगा? 3 घंटे 15 मिनट का। और पूर्णांक कितना रहेगा? पूर्णांक आपको 100 नंबर का रहेगा। नोट में क्या रहेगा? प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के निर्धारित लिए दिया गया है। देखो, इंग्लिश में रहेगा, हिंदी में भी रहेगा। निर्देश क्या बच्चों? सभी प्रश्न करना अनिवार्य है। इस प्रश्न पत्र में 5 खंड है। खंड का में 10 बहुविकल्पीय प्रश्न रहेगा जो एक एक नंबर रहेगा। खंड खा में 5 अतिलघु-उत्तरीय प्रश्न रहेगा और खंड गा में 6 लघु-उत्तरीय प्रश्न रहेगा। खंड घा में 3 विस्तृत उत्तरीय प्रश्न रहेंगे। चलिए देखते हैं सबका जो है। और देखो बच्चों, उसके बाद उत्तरीय प्रश्न रहेगा तथा खंड अंगा में ऐतिहासिक तिथियों व मानचित्र संबंधित प्रश्न रहेंगे और सभी प्रश्नों निर्धारित अंक उनके सामने अंकित दिए हैं। देखो, इंग्लिश में रहेगा और हिंदी में भी रहेगा। इंग्लिश वाले विद्यार्थी भी इसको जो है देख सकते हैं। तो सबसे पहले चलिए हम लोग बहुविकल्पीय प्रश्नों को देखेंगे। भारत की प्रथम नगरीय सभ्यता दोस्तों जो है कौन थी? भारत की जो है पहली नगरीय सभ्यता कौन थी? हड़प्पा, पूर्व वैदिक, लौह युग की उत्तर वैदिक? तो भारत की प्रथम नगरीय सभ्यता जो थी तो हड़प्पा सभ्यता थी। कौन थी बच्चों? हड़प्पा सभ्यता थी। देखो, ऐसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अर्थशास्त्र का लेखक जो है कौन था? अर्थशास्त्र का लेखक कौन था? तो अर्थशास्त्र के लेखक बच्चों चाणक्य थे। चा से चाणक्य, चा से चंद्रगुप्त मौर्य। चाणक्य किसका प्रधानमंत्री थे जो है ये चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री थे। तो अर्थशास्त्र के लेखक कौन थे? चाणक्य थे। देखो, ये अलग लिखा है अर्थशास्त्र, लेकिन बच्चों इसमें अर्थशास्त्र संबंधी नहीं बातें की लिखी हुई हैं। इसमें राजनीति संबंधी बातें लिखी हुई हैं। पुस्तक का नाम अर्थशास्त्र है, लेकिन बातें जो है राजनीति संबंधी लिखी गई हैं। तो अर्थशास्त्र का लेखक कौन था? चाणक्य। चाणक्य को कितने नामों से जाना जाता है? 4 नामों से जाना जाता है। चाणक्य कौटिल्य भी कहते हैं, विष्णुगुप्त भी कहते हैं, अजय भी कहते हैं, चाणक्य कहते ही हैं। ठीक है बच्चों, आगे चलते हैं। महाभारत के रचयिता कौन है? तो बहुत सरला क्वेश्चन। महाभारत के रचयिता वेद व्यास जी हैं। और रामायण के रचयिता कौन है? वाल्मीकि जी हैं। अर्जुन को आप लोग जानते हो, जो युधिष्ठिर के भाई थे। और विदुर को आप लोग समझ रहे हो महाभारत में। महावीर स्वामी का प्रथम शिष्य कौन था बच्चों? देखो, अगला क्वेश्चन जो पूछे जाएंगे, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 1 नंबर आपको जरूर मिलेगा। महावीर स्वामी के प्रथम शिष्य का नाम बताना है। तो महावीर स्वामी प्रथम जो शिष्य थे उनके दामाद जमाली जम गया। ठीक है बच्चों, जमाली जम गया। देखो, महावीर स्वामी वन में घूम रहे थे, वन में घूमते घूमते एक लड़का दिखाई दिया, उनको जो है जम गया तो हो गया, उसका नाम क्या हो गया? जमाली हो गया। और इनका दामाद था, और यही महावीर स्वामी के प्रथम शिष्य थे, जमाली। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो विजयनगर का अर्थ क्या होता है दोस्तों? विजयनगर का अर्थ होता है बच्चों जीत का शहर होता है। विजयनगर की स्थापना जो है 1336 ईस्वी में हरिहर और बुक्का 2 भाइयों ने मिलकर जो है विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की थी। और विजयनगर का अर्थ क्या होता है बच्चों? जीत का शहर होता है। इसकी स्थापना जो है 1336 ईस्वी में हुई थी। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन यहाँ देखेंगे, छठा नंबर। अकबरनामा का लेखक कौन था? गुलबदन बेगम, जहांगीर? देखो बच्चों, अकबरनामा के जो लेखक थे अबुल फजल थे। आ से अकबर, आ से अबुल फजल। अकबरनामा लिखे कौन थे? अबुल फजल थे। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि बंगाल में अस्थाई बंदोबस्त किस वर्ष लागू किया गया? बंगाल में अस्थाई बंदोबस्त जो है किस वर्ष लागू किया गया? तो ये बच्चों जो है 1793 ईस्वी में लागू किया गया। बंगाल में जो अस्थाई बंदोबस्त 1793 ईस्वी में लागू किया गया। अगला क्वेश्चन है, किसने जो है 1857 के विद्रोह को भारतीय स्वतंत्रता का जो है संग्राम कहा? किसने जो है 1857 के विद्रोह को भारतीय स्वतंत्रता का जो है संग्राम कहा? तो जो है बी.डी. सावरकर बच्चों। सही जवाब यहाँ तीसरा हो जाएगा। बी.डी. सावरकर ने जो है भारतीय स्वतंत्रता का संग्राम कहा 1857 क्रांति आप लोग जानते हो बच्चों। खूब लड़ी मर्दानी बात, तो झांसी वही रानी थी। असहयोग आंदोलन कब प्रारंभ हुआ था? बहुत सरला है। असहयोग आंदोलन गांधी जी द्वारा शुरू किया गया था। ये बच्चों जो है 1920 ईस्वी में दोस्तों जो है असहयोग आंदोलन शुरू किया गया था। माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ का लेखक कौन थे? तो जो है महात्मा गांधी। माई एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रूथ के जो लेखक हैं ये महात्मा गांधी जी हैं।
तो एक एक नंबर हुआ, ऐसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे एक नंबरी में। अब हम लोग देखेंगे, आगे चलेंगे। चलिए दोस्तों, अब देखो खंड खा से रहेगा अतिलघुत्तरीय प्रश्न रहेंगे, सेक्शन बी, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, अतिलघुत्तरीय प्रश्न है, दो नंबर का रहेगा। चलिए सबसे पहले यहाँ से देखेंगे हम लोग क्वेश्चन। 11 नंबर क्वेश्चन है कि हड़प्पाकालीन प्रमुख केंद्रों का जो है एक विवरण प्रस्तुत करें। हड़प्पाकालीन प्रमुख केंद्रों का एक विवरण प्रस्तुत करें। तो चलिए बच्चों, इसका हम लोग उत्तर देखेंगे जो है। चलिए दोस्तों, 11 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, हड़प्पाकालीन प्रमुख केंद्रों का एक विवरण प्रस्तुत करें, 2 नंबर का रहेगा। आइए इसका उत्तर देखेंगे हम लोग। देखो, हड़प्पाकालीन प्रमुख विवरण, देखो हड़प्पाकालीन प्रमुख विवरण निम्नलिखित है। नंबर 1 बच्चों हड़प्पा, ठीक है। नंबर 2 जो है मोहनजोदड़ो, ठीक। नंबर 3 जो है लोथल। लोथल आप लोग जानते हैं, जो गुजरात में है, भगवा नदी के तट पर स्थित है लोथल। उसके बाद में है कालीबंगा, जहाँ से ये राजस्थान में स्थित है। जुते हुए खेत साक्ष्य कहाँ से मिले दोस्तों? कालीबंगा से। बनावाली ये हरियाणा में है, यहाँ से हाल के साक्ष्य मिले हैं। आलमगीरपुर, सुतका गुंडोर की कोट दीजी, चनहुदड़ो, सुरकोटदा और सुतघई, मंदियाक, रंगपुर, देसल, धौलावीरा, भगवतराव, राखीगढ़ी, कुणाल, संघोल, मांडा आदि। ये सब क्या है बच्चों? हड़प्पाकालीन प्रमुख जो है विवरण है। चलिए क्वेश्चन नंबर जो है 12 देखेंगे हम लोग। अशोक के धम्म के बारे में आप क्या जानते हैं बच्चों? अशोक के धम्म के बारे में आप क्या जानते हैं? तो 12 नंबर का उत्तर देखो, अशोक का धम्म बौद्ध धर्म से था और अशोक का धम्म बौद्ध धर्म से संबंधित था। यही इसका उत्तर होगा। देखो अशोक जो था बच्चों, पहले जो है शैव धर्म का अनुयायी था। अशोक पहले जो है शैव धर्म का अनुयायी था, लेकिन कलिंग युद्ध के बाद उसने जो है शैव धर्म को छोड़कर जो है बौद्ध धर्म को अपना लिया। कब से बच्चों? कलिंग युद्ध के बाद। क्योंकि कलिंग में इतने जो है रक्त खून खराबा हुए और जिसको देखकर जो है अशोक का दिल क्या हो गया? द्रवित हो उठा और उसने जो है बौद्ध धर्म अपना लिया। पहले शैव धर्म का अनुयायी था, लेकिन जो है कलिंग युद्ध के बाद दोस्तों जो है अशोक ने क्या किया? बौद्ध धर्म को अपना लिया। ठीक है मित्रों। चलिए 13 नंबर क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। देखो 13 नंबर यहाँ क्वेश्चन है कि कबीरदास की शिक्षाओं का वर्णन कीजिए। 2 नंबर का यहाँ भी, कबीरदास की शिक्षाओं का वर्णन कीजिए। चलिए आइए इसका उत्तर देखेंगे। चलिए कबीरदास शिक्षाओं का वर्णन देखेंगे। क्वेश्चन प्रश्न उत्तर नंबर 13 है। देखो कबीरदास ने बच्चों अपनी वाणी को जो है माध्यम बनाकर सदाचरण, विश्व शांति और मानव एवं मानवोत्तर प्राणी कल्याण, प्रेम, दया तथा करुणा जैसे आदर्शों व मूल्यों की जो है शिक्षा समस्त मानव जगत को जो है प्रदान की है। उन्होंने जीवन के यथार्थ एवं तदजनित अनुभवों के जो है परिप्रेक्ष्य में मानव अनुकूल शिक्षा दर्शन की जो है प्रतिष्ठा की है। प्रश्नोत्तर नंबर 14 है कि मनसबदारी प्रथा के बारे में आप क्या जानते हैं? मनसबदारी प्रथा के बारे में आप क्या जानते हैं बच्चों? ये भी 2 नंबर का हो। देखो बच्चों, मनसबदारी जो होता है एक प्रकार से पद होता है। ठीक है, पहले जो है मुगलों वगैरह में समय में मनसबदारी जो क्या होता था? एक पद होता था। मनसबदारी प्रथा के बारे में आप क्या जानते हैं? चलिए इसका उत्तर देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 14 का उत्तर देखेंगे हम लोग। मनसबदारी प्रणाली मुगल काल में जो है प्रचलित एक प्रशासनिक प्रणाली थी, जिसे जो है अकबर ने जो है आरंभ किया था। किसने आरंभ किया था बच्चों? अकबर ने आरंभ किया था। मनसब शब्द जो है शासकीय अधिकारियों तथा सेनापतियों का पद निर्धारित करता था। कुछ मनसबदारों को जो है नकदी भुगतान किया जाता था, जबकि उनमें से ज़्यादातर को साम्राज्य के अलग अलग हिस्सों में राजस्व के आवंटन के जरिए जो है भुगतान किया जाता था। ठीक है, यही है मनसबदारी। क्वेश्चन नंबर 15 है 1857 के विद्रोह के कोई 2 कारण लिखिए। तो किसको देखो बच्चों, बहुत कठिन नहीं है, सब अपने मन से लिख सकते हैं। जो 1857 विद्रोह क्या कारण हुए? जैसे चर्बी वाला कारतूस, गाय और सुगर की जो चर्बी इन्फेंट राइफल में लगाई जाती थी, इसी कारण जो है 1857 क्रांति हुई। और भी कारण थे, जैसे अंग्रेजों को, भारतीयों को अंग्रेजों के से कम वेतन दिया जाता था। ठीक है, तो मतलब तमाम उनको सम्मान कम दिया जाता था। उनके तमाम जैसे कारण थे। 1857 विद्रोह के कारण आप लिख सकते हैं अपने मन से। ठीक है, चलिए हम थोड़ा इसके उत्तर देख लेते हैं। देखो 1800 जो है पहला कारण हम लोग 1857 विद्रोह के पहला कारण देखेंगे। अंग्रेजों को जो है निरंतर आर्थिक शोषण की नीतियों ने जनसाधारण को जो है अत्यधिक प्रभावित किया तथा धीरे धीरे उनमें जो है असंतोष की जो है भावना बढ़ती गई। उसके बाद में गाय और सुअर की चर्बी, इससे भी जो है क्या था बच्चों? 1857 विद्रोह के कारण थे, गाय और सुअर की चर्बी। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। चलिए देखो लघुत्तरीय प्रश्न है। सेक्शन सी में लघुत्तरीय प्रश्न रहेगा, जो 5-5 अंकों को मिलेंगे दोस्तों। देखो 5-5 अंकों को सब आपको देखने को मिलेंगे। तो चलिए हल करते हैं कुछ क्वेश्चनों को जो है। चलिए हल करते हैं दोस्तों।
देखो, हड़प्पा सभ्यता के पतन के कारणों का उल्लेख करें। हड़प्पा सभ्यता के पतन के कारणों का उल्लेख की करें, यानी हड़प्पा सभ्यता का जो है पतन कैसे हुआ। देखो बच्चों, हड़प्पा सभ्यता के पतन के प्रमुख कारण निम्नलिखित है। हड़प्पा सभ्यता के पतन के प्रमुख कारण जो है निम्नलिखित है। कुछ लोगों ने कहा कि बाढ़ कारण नष्ट हो गई जो है सिंधु घाटी सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता। कुछ लोगों ने कहा वायु आक्रमण हुआ। कुछ लोगों ने कहा जलवायु परिवर्तन का जो है सिंधु घाटी सभ्यता नष्ट हो गई। यानी हर एक लेखकों का जो है अलग अलग, दोस्तों सबका अलग अलग मत था। ठीक है, तो हड़प्पा सभ्यता के पतन के प्रमुख कारण निम्न थे। नंबर 1, विद्वानों का मत है कि जो है सिंधु सभ्यता का जो है विनाश जलवायु परिवर्तन के कारण हुआ। इसके अनुसार जो है सिंध, राजस्थान, पंजाब आदि में पहले काफ़ी पानी बरसता था तथा इन क्षेत्रों में जो है घने वन स्थित थे। धीरे धीरे जो है ईंट पकाने तथा मकान बनाने के लिए जंगलों की जो है कटाई की गई तथा जो है ज़मीन के ऊपर से जो है घास की छाया जो है समाप्त हो गई। इस कारण जो है पानी बरसना काफ़ी कम हो गया होगा तथा इससे कृषि की पैदावार घट गई होगी। बड़े पैमाने पर वन कट जाने से जो है सूखे जैसी स्थिति उत्पन्न हुई तथा यहाँ के निवासी जो है भूखमरी के शिकार जो है हो गए। जलवायु परिवर्तन से नदियाँ भी सूख गई तथा संधि नगरों का जो है विनाश हो गया। मतलब बच्चों बहुत सारे कारण थे। जैसे पिग्गट महोदय का कथन था कि जो है सिंधु घाटी सभ्यता कैसे वायु आक्रमण कारण नष्ट हो गई। और मार्शल और मैके जैसे बहुत सारे इतिहासकार हैं, जैसे मार्शल और मैके का कहना था कि सिंधु घाटी सभ्यता जो है कैसे बाढ़ कारण दोस्तों नष्ट हो गई। ठीक है, मार्शल और मैके का कहना था कि सिंधु घाटी सभ्यता जो है बाढ़ कारण नष्ट हो गई। यानी जो है अलग इतिहासकारों का अलग अलग मत था कि सिंधु घाटी यानी हड़प्पा सभ्यता जो है इस प्रकार से नष्ट हुई। ठीक है दोस्तों, चलिए बच्चों अगला देखेंगे क्वेश्चन हम लोग। अगला क्वेश्चन देखो, बहुत कठिन क्वेश्चन नहीं है। बौद्ध धर्म की शिक्षाओं को संक्षेप में लिखिए। तो बौद्ध धर्म की शिक्षाएं आप लोग समझ, सदा सत्य बोलना, चोरी न करना, तमाम शिक्षाएं हैं गौतम बुद्ध से संबंधित। तो आप इसको पढ़ सकते हैं, याद हो जाएगा। तो बौद्ध धर्म की शिक्षाओं को संक्षेप में लिखिए। चलिए इसका उत्तर देख लेते हैं बच्चों हम लोग। देखिए क्वेश्चन है कि बौद्ध काल में शिक्षा मनुष्य के सर्वांगीण विकास से, बौद्ध काल की शिक्षाएँ हैं। बौद्ध काल में शिक्षा मनुष्य के सर्वांगीण विकास का साधना थी। इसका उद्देश्य मात्र पुस्तकीय ज्ञान प्राप्त करना नहीं था, अपितु मनुष्य के स्वास्थ्य का भी जो है विकास करना था। बौद्ध युग में शिक्षा व्यक्ति के शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक तथा आध्यात्मिक उत्थान का जो है प्रमुख माध्यम था। और बौद्ध धर्म में बताया गया है कि, चलिए क्वेश्चन नंबर 18 देखेंगे हम लोग। विजयनगर साम्राज्य के कलात्मक विकास पर प्रकाश डालिए। अभी इसको बताया था विजयनगर का अर्थ क्या होता है बच्चों, जीत का शहर। तो विजयनगर साम्राज्य के कलात्मक विकास पर प्रकाश डालना है। आइए इसका उत्तर देखेंगे हम लोग। विजयनगर साम्राज्य के कलात्मक विकास पर प्रकाश डालिए अथवा करके देगा बच्चों, विजयनगर राज्य में कला, स्थापत्य एवं साहित्य के क्षेत्र में हुई प्रगति का संक्षिप्त विवरण प्रस्तुत कीजिए। तो चलिए आइए देखते हैं, कला तथा साहित्य का विकास, विजयनगर साम्राज्य के कलात्मक विकास पर प्रकाश डालिए। देखो, विजयनगर का अर्थ होता है जीत का शहर होता है। हरिहर और बुक्का 2 भाइयों ने इसकी जो है स्थापना की थी। विजयनगर के शासकों को जो है विद्या से अनुराग था, यानी प्रेम था, और वे कवियों तथा विद्वानों को जो है क्या करते थे बच्चों, आश्रय देते थे। कृष्णदेव राय स्वयं एक उच्च कोटि का विद्वान था। संस्कृत तथा तेलुगु भाषा में आशातीत में से होता है अचानक, एकाएक, आशातीत उन्नति, अचानक उन्नति इन शासकों के आश्रय में हुई। इन भाषाओं के अनेक विद्वान विजयनगर में हुए, जैसे सायण तथा उसके भाई माधव विद्यारण्य के नाम विजयनगर के विद्वानों में अग्रणी थे। कृष्णदेव राय जो है स्वयं विद्वान तथा लेखक था, या जो है आंध्र भोज नाम से विख्यात था। विद्या का प्रचार बहुत था और तिरुमलम्बा एवं गंगा देवी नाम की रानियां बड़ी विद्वान थी, जिन्होंने कई ग्रंथों की जो है रचना की। भवन निर्माण कला से भी इन शासकों को जो है विशेष प्रेम था। उन्होंने जो है भव्य भवन एवं कलापूर्ण मंदिरों का निर्माण कराया। कृष्णदेव राय ने जो है विट्ठल स्वामी तथा हजारों के प्रसिद्ध मंदिरों का निर्माण कराया। हम्पी के अवशेषों से विजयनगर साम्राज्य की उत्कृष्ट वास्तुकला के पर्याप्त प्रमाण मिलते हैं। विजयनगर उस समय का अत्यंत सुंदर नगर था। विजयनगर के सम्राटों ने अनेक तालाब, पुल, बांध और महलों का निर्माण करवाया। चित्रकला तथा संगीत का भी जो है विजयनगर के राजाओं ने प्रोत्साहित किया। एक विद्वान का मत है कि बच्चों, विजयनगर साम्राज्य ने दक्षिण में भारतीय संस्कृति का समन्वय किया। संक्षेप में, विजयनगर साम्राज्य ने दक्षिण मुसलमानों के आक्रमणों के विरुद्ध हिंदू धर्म तथा संस्कृति की रक्षा करके एक महान ऐतिहासिक उद्देश्य जो है पूरा किया। क्वेश्चन नंबर देखो 19 है बच्चों। सहायक संधि पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए।
लॉर्ड ब्रेजली को सहायक संधि का जन्मदाता कहा जाता है भारत में। तो सहायक संधि पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखना है। आइए इसको उत्तर देखेंगे। 5 नंबर का है बच्चों। सहायक संधि पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। कई वर्षों से परीक्षाओं पूछा जा रहा है। 2024 बोर्ड एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा। कई वर्षों से लगातार परीक्षाओं पूछा जा रहा है दोस्तों। देखो, सहायक संधि लॉर्ड ब्रेजली द्वारा, अभी हमने बताया कि सहायक संधि का जन्मदाता किसे माना जाता है, तो लॉर्ड ब्रेजली को। सहायक संधि लॉर्ड ब्रेजली द्वारा जो है 1798 में तैयार की गई एक व्यवस्था थी। अंग्रेजों के साथ यह संधि करने वालों को जो है कुछ शर्तें माननी पड़ती थी, जैसे कि बच्चों, नंबर 1, अंग्रेज अपने सहयोगी को की बाहरी और आंतरिक चुनौतियों से रक्षा करेंगे और सहयोगी पक्ष के भूक्षेत्र में एक ब्रिटिश सैनिक टुकड़ी तैनात रहेगी। मतलब ये अंग्रेजों द्वारा चाल थी। मतलब ये संधि का जो है क्या करते थे, नियम कानून नहीं मानते थे, बाद में धोखा दे देते थे। ठीक है। अंग्रेज अपने सहयोगी की बाहरी और आंतरिक चुनौतियों से रक्षा करेंगे। नंबर 2, सहयोगी पक्ष के भूक्षेत्र में एक ब्रिटिश सैनिक टुकड़ी तैनात रहेगी। नंबर 3, सहयोगी पक्ष को इस टुकड़ी के रखरखाव की व्यवस्था करनी होगी तथा सहयोगी पक्ष न तो किसी और शासक के साथ संधि कर सकेगा और न ही अंग्रेजों की अनुमति के बिना किसी युद्ध में हिस्सा लेगा। देश से जान जा चुकी थी। डलहौजी दर्रा अधिग्रहण से इसके अनेक क्षेत्रों और रियासतों में जो है गंभीर असंतोष व्याप्त था, किंतु इतना आक्रोश और कहीं नहीं था जितना उत्तर भारत के शान कहे जाने वाले अवध की रियासत में व्याप्त था। अवध के नवाब वाजिद अली शाह को यह कहते हुए गद्दी से हटाकर कलकत्ता निष्कासित कर दिया गया कि वह जो है अच्छी तरह शासन नहीं चला रहे थे। ब्रिटिश सरकार ने यह जो है निराधार निष्कर्ष भी निकाल लिया कि वाजिद अली शाह लोकप्रिय नहीं थे, परंतु सच यह है कि लोग उन्हें जो है दिल से चाहते थे। जब वे अपने प्यारे लखनऊ से विदा ले रहे थे तो बहुत सारे लोग विलाप करते हुए कानपुर तक जो है उनके पीछे गए थे। ठीक है दोस्तों, नवाब के निष्कासन से पैदा हुए दुख और अपमान के इस व्यापक अनुभव को उस समय के बहुत सारे प्रेक्षकों ने जो है दर्ज किया। एक ने लिखा था कि देश से जो है जान जा चुकी है, शहर की काया बेजान थी, कोई सड़क कोई बाजार और घर ऐसा ना था जहाँ से जान आलम से बिछड़ने पर विलाप का शोर न गूंज रहा हो। एक लोकगीत में इस बात पर शोक व्यक्त किया गया है कि अंग्रेज बहादुर आइन मुल्क लई लीन हो। क्वेश्चन नंबर 20 है दोस्तों, गांधी इरविन समझौते पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। गांधी इरविन समझौते पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। 5 नंबर का ये इसको देखेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 20 है, गांधी इरविन समझौते पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखना है। चलिए इसको उत्तर देखेंगे। देखो, 5 मार्च 1931 को लंदन में आयोजित द्वितीय गोलमेज सम्मेलन के पूर्व महात्मा गांधी और तत्कालीन वायसराय लॉर्ड इरविन के बीच जो है एक राजनीतिक समझौता हुआ, जिसे गांधी इरविन समझौता कहते हैं। इसे बच्चों इसे जो है राजनीतिक समझौता हुआ, जिसे जो है गांधी इरविन समझौता कहते हैं। इसे दिल्ली पैक्ट भी कहते हैं। ब्रिटिश सरकार प्रथम गोलमेज सम्मेलन से जो है समझ गई कि बिना कांग्रेस के सहयोग के कोई फैसला जो है संभव नहीं है। वायसराय लॉर्ड इरविन एवं महात्मा गांधी के बीच जो है 5 मार्च 1931 को गांधी इरविन समझौता संपन्न हुआ बच्चों। इस समझौते में लॉर्ड इरविन ने जो है स्वीकार किया कि लॉर्ड इरविन ने क्या स्वीकार किया कि नंबर 1, हिंसा के आरोपियों को जो है छोड़कर बाकी सभी राजनीतिक बंदियों को रिहा कर दिया जाएगा। ठीक है। नंबर 2, भारतीयों को समुद्र के किनारे जो है नमक बनाने का अधिकार दिया जाएगा। देखो, समझौते में ये सब हुआ था। नंबर 3, भारतीय शराब एवं विदेशी कपड़ों की दुकानों के सामने धरना दे सकते हैं। भारतीय जो शराब एवं विदेशी कपड़ों की दुकानों के सामने क्या कर सकते हैं, धरना दे सकते हैं, क्योंकि बच्चों जानते हो ये सब गलत चीज़ें हैं। नंबर 4, आंदोलन के दौरान त्यागपत्र देने वालों को जो है उनके पदों पर पुनः बहाल किया जाएगा। नंबर 5, आंदोलन के दौरान जब्त संपत्ति वापस की जाएगी। मतलब ये समझौते में हुआ था। उसके बाद नंबर 2 देखो, कांग्रेस की ओर से गांधी जी ने जो है निम्न शर्तें स्वीकार की। कांग्रेस की ओर से गांधी जी ने जो शर्तें स्वीकार की उसको आइए देखते हैं। पहला है, सबने अवज्ञा आंदोलन स्थगित कर दिया जाएगा। सबने अवज्ञा आंदोलन को जो है स्थगित कर दिया जाएगा, यानी रोक दिया जाएगा। नंबर 2, कांग्रेस द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में जो है भाग लेगी। नंबर 3, कांग्रेस ब्रिटिश सामान का जो है बहिष्कार नहीं करेगी। नंबर 4, यह समझौता इसलिए महत्वपूर्ण था क्योंकि पहली बार जो है ब्रिटिश सरकार ने भारतीयों के साथ समानता के स्तर पर जो है समझौता किया। तो ये था दोस्तों लॉर्ड इरविन और गांधी जी के बीच इरविन समझौता हुआ था। क्वेश्चन नंबर 21 देखेंगे, 5 नंबर का है।
भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। तो भारतीय संविधान विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। यहाँ जो है गणतंत्र व्यवस्था है, तमाम ऐसी जो है विशेषताएं हैं संविधान की। एक गहरी नागरिकता है, नीति तत्व है, मौलिक अधिकार है, ये सब बातें हैं बच्चों। आइए इसको हम लोग थोड़ा देख लेते हैं। भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषताओं का उल्लेख करें। भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन कीजिए। ऐसे भी आएगा, या भारतीय गणराज्य की संविधान के एक अद्भुत दस्तावेज है, इसके तहत विशेषताओं का वर्णन कीजिए, या भारतीय संविधान की विशेषताएं बताइए। यानी कई में जो है दोस्तों क्वेश्चन पूछा जा सकता है। बहुत सरला है, बहुत कठिन नहीं है, एकदम सरला। देखो याद हो जाएगा, लंबा लगेगा दोस्तों लेकिन सरला है। भारतीय संविधान के निर्माण के लिए एक संविधान सभा निर्मित की गई, जिसने दिसंबर 1946 में अपना कार्य प्रारंभ किया। लगभग 3 वर्ष के परिश्रम के बाद 1949 ईस्वी में यह नवीन संविधान बनकर तैयार हुआ। और बच्चों 26 जनवरी 1950 ईस्वी से यह जो है कार्य रूप में लाया गया। आप लोग जानते हो 26 जनवरी इसलिए में जाती है क्योंकि 26 जनवरी 1950 को हमारा भारतीय संविधान लागू हुआ था, और 1949 को बनकर तैयार हुआ, और 26 जनवरी 1950 को पूर्ण रूप से लागू कर दिया गया, यह कार्य रूप में लाया गया। यह एक निष्पक्ष आलोचक की दृष्टि से इसका अध्ययन करने पर निम्नलिखित विशेषताएं परिलक्षित होती हैं। यानी भारतीय संविधान की विशेषताएं निम्नलिखित हैं। नंबर 1, विस्तृत एवं व्यापक संविधान। विस्तृत माने लंबा। भारतीय संविधान की एक मुख्य विशेषता यह है कि यह विश्व के सभी लिखित संविधानों में बड़ा, व्यापक तथा विशाल संविधान है। अमेरिका के संविधान में 70, कनाडा में 146, ऑस्ट्रेलिया में 125 धाराएँ, भारत के संविधान में 12 अनुसूची, 355 अनुच्छेद। वर्तमान बच्चों जो है 450 से ज़्यादा अनुच्छेद हो गए हैं, तो मूल रूप से 395 अनुच्छेद हैं। भारत संविधान 12 अनुसूचियाँ और 355 अनुच्छेद है, परंतु संविधान की विशालता व्यर्थ नहीं है। इसमें अपने शासन संबंधी बातों को स्पष्ट उल्लेख किया गया है। भारतीय संविधान की विशालता के संबंध में सर आविर जेनिंग्स ने इसे विश्व का सबसे बड़ा और विस्तृत संविधान कहा है। संघात्मक संविधान, देखो अगली हेडिंग है बच्चों। भारत के संविधान की प्रमुख विशेषता यह है कि यह जो है संघात्मक है। भारत में एक स्वतंत्र उच्चतम न्यायालय की व्यवस्था की गई है। यहाँ संविधान सर्वोच्च है और केंद्र तथा राज्यों के अधिकारों का स्पष्ट विभाजन किया गया है। अमर नंदी के शब्दों में स्वतंत्र भारत का संविधान संघात्मक है। एकात्मक संविधान, संघात्मक संविधान होने के साथ इसमें एकात्मक संविधान के भी कुछ लक्षण विद्यमान है। संकट काल में यह एकात्मक हो जाता है। राष्ट्रपति संकट काल की घोषणा कर राज्यों की सभी शक्तियों को जो है दोस्तों संघ में केंद्रीभूत कर सकता है। देखो वैसे जो है संघात्मक है, लेकिन संकट आ जाने पर एकात्मक हो जाता है। जैसे जब जो है आपातकाल लागू हो जाता है तो राज्यों का संवैधानिक तंत्र विफल हो जाता है, तो वहाँ राष्ट्रपति शासन लागू हो जाता है। यानी राज्यों की शक्तियाँ पूरी जो है समाप्त हो जाती हैं, और सारी शक्तियाँ दोस्तों कहाँ चली जाती हैं? राष्ट्रपति के पास, यानी केंद्र सरकार के पास चली जाती है। तब जो है वहाँ क्या हो जाता है? एकात्मक हो जाता है, यानी एक ही शक्ति काम करने लगती है पूरे भारत में। ठीक है दोस्तों। एकल नागरिकता, आप लोग समझते हो भारत में एकहरी नागरिकता है। हाँ, उसके बाद में देखो शक्तिशाली केंद्र की स्थापना हुई है। वयस्क मताधिकार की स्थापना, यानी 18 वर्ष की जो आयु पूरी कर चुका है वो जो है उम्र देने का अधिकारी है, वो वयस्क माना जाता है, यानी जवान हो गया है। पंथ निरपेक्ष राज की व्यवस्था है यहाँ पर बच्चों, यानी सभी धर्मों को एक समान दृष्टि से देखा जाता है। पिछड़ी तथा अनुसूचित जातियों की सुविधा है, और अस्पृश्यता तथा उपाधियों का अंत, यानी छुआछूत उपाधियों का अंत है। ठीक है। स्त्रियों का समानाधिकार। ठीक बच्चों। उसके बाद राजनीति तत्व भी है। तो ये दोस्तों ये सब थी भारतीय संविधान की विशेषताएं। आप अपने मन से लिख सकते हैं इसको। देखो उसके बाद विस्तृत उत्तरीय क्वेश्चन जो आते हैं सेक्शन डी में, विस्तृत उत्तर क्वेश्चन देखने को मिलेंगे आपको। 10 नंबर के मौर्य प्रशासन की प्रमुख विशेषताओं की विवेचना करें अथवा करके देखें बच्चों, चाहे इसको करो चाहे इसको। ऋग्वैदिक आर्यों के धार्मिक जीवन, यानी ऋग्वैदिक आर्यों का धार्मिक जीवन कैसा था, लोग पूजा पाठ के लिए क्या करते, तमाम चीज़ें आप अपने मन से लिख सकते हैं। जहाँ भी अथवा रहेगा बच्चों एक ही करना है। देखो 10 नंबर आपको मिलेंगे। राष्ट्रीय शासक के रूप में अकबर का मूल्यांकन करें अथवा करके देगा, एक ही करना है। जहाँ भी अथवा लगे एक ही करना है। मुगल प्रशासन की प्रमुख विशेषताओं को उल्लेख करें। देखो अथवा जहाँ लग जाए इसमें से एक करना है। दोनों में से जो है एक करना है। ठीक है दोस्तों। देखो सेक्शन ई में क्या रहेगा, यानी खंड अंगम। देखो सेक्शन ई में देखो निम्नलिखित ऐतिहासिक तिथियों संबंधित घटनाओं का उल्लेख करें। जैसे 563 ईसा पूर्व में गौतम बुद्ध का जो है 563 ईसा पूर्व में जन्म हुआ था। 322 ईसा में चंद्रगुप्त मगध का जो है सम्राट बना। 185 ईसा पूर्व दोस्तों मगध से जो है मौर्य शासन का जो है अंत हो गया। ठीक है। और पुष्यमित्र शुंग का जो है शासनकाल शुरू होता है। 78 ईस्वी में शक संवत की शुरुआत हुई थी। 375 में जो है चाणक्य का जो है जन्म होता है। 606 ईस्वी में कन्नौज की गद्दी पर हर्षवर्धन का राज्यारोहण होता है। 1526 में पानीपत का प्रथम युद्ध लड़ा जाता है बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच, जिसमें बाबर की विजय होती है। 1765 दोस्तों क्या हुआ था, जो है
इलाहाबाद की संधि हुई थी। 1917 में गांधी जी ने चंपारण में सर्वप्रथम सत्याग्रह आंदोलन शुरू हुआ था। 1928 में दोस्तों क्या हुआ था, बारदोली में किसान 1928 में बारदोली किसान आंदोलन हुआ था। तो ये थे बच्चों, एक एक नंबर का रहेगा, आपको देखने को मिलेगा, ऐतिहासिक तिथियों से संबंधित क्वेश्चन रहेगा। ठीक है, देखो उसके बाद में और आगे चलते हम लोग जो है, देखो मानचित्र संबंधी प्रश्न आपको दिए रहेंगे बच्चों। जैसे वह स्थान जहाँ जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं, तो जुते हुए खेत के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं, कालीबंगा से राजस्थान में, आप दिखा देंगे। वह स्थान जहाँ अकबर का मकबरा है, वह स्थान जहाँ लाल किला है, लाल किला कहाँ है दोस्तों, दिल्ली में स्थित है। ठीक, वह स्थान जहाँ से महात्मा गांधी ने दांडी मार्च प्रारंभ किया, 2 नंबर मिल जाएगा। वह स्थान जहाँ से भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत होती है, 2 नंबर यहाँ से मिल जाएंगे। उसके बाद में दृष्टिबाधित विद्यार्थियों के लिए एक क्वेश्चन रहेंगे, ये दृष्टिबाधित के लिए बच्चों। तो ये सब पेपर था, ऐसे ही पेपर आएगा 2024 बोर्ड एग्जाम के लिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद बच्चों।